Okay, good morning, everybody. This is about yesterday's. Okay, चलिए यहाँ start करते हैं. Hello, everyone. This is regarding the paper solution and review of the December 23 first attempt for new syllabus, first paper, Module 1, JIGL, Journal Law, Jurisprudence General Law. तो let's see how the paper is. चलिए पहले स्टार्टिंग में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था जिसको आप पूरा रीड करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि क्वेश्चन रिलेटिंग टू टॉर्ट फ्रॉम सीआरपीसी यानी पीनल लॉ जो क्राइम है उसमें से है, थोड़ा टॉर्ट में से है, एक क्वेश्चन लिमिटेशन एक्ट का भी वहां पे डाला हुआ कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टॉर्ट है. तो टॉर्ट आप सब जानते हो. पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ द क्रिमिनल डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट अंडर इंडियन लॉ. तो व्हाट इज क्रिमिनल डेफिनेशन? तो क्रिमिनल डेफिनेशन डेफेमेशन आप जानते हो जहाँ पे कभी भी एक कोई पर्सन जो है सामने वाले के इम्पुटेशन राइट्स जो उनके रेपुटेशन है उनको हार्म करने की कोशिश करता है. 499 ऑफ आईपीसी में इसको कवर किया जाता है. और चाहे वो जानबूझ के करे, इंटेंशन से करे, रीजन टू बिलीव कि उसको इम्प्यूट करना है सामने वाले के रेपुटेशन को. सो दैट इज द डेफिनेशन गिवन. सीधा सीधा आपको वहां लिख देना था. आपने टॉट में भी इसको पढ़ा हुआ है बट यहाँ पे उन लोगों ने जानबूझ के लॉ ऑफ क्राइम से चीज पूछा था. व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी फॉर एंटीसिपेटरी बेल? अब देखिए इसमें ना दो क्वेश्चन बने हैं इस बार के एग्जाम में. यहाँ पे मैंने आप लोग को एक सप्लीमेंट्री जो इश्यू की थी आईसीएस है उसके रिलेटेड एक वीडियो बना के दिया था. बहुत सारे केस स्टडी उसमें दिए गए थे जिनमें से आप ये देख सकते हो. तो एंटीसिपेटरी बेल का दो क्वेश्चन मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा जो सीधा सीधा आप सप्लीमेंट्री वाली वीडियो अगर मैं रेफर करते तो आपको हम मिल जाता सेम हमारे डीडी के चैनल पे. अब यहाँ देखो क्या लिखा है. वो केस के अंदर एक दो अक्यूज्ड हैं, उनके एंटिसिपेटरी बेल के बारे में की जाती है, अली और जॉन के. तो एंटिसिपेटरी बेल आप जानते हैं आप मांग सकते हो प्रोवाइडेड आप अरेस्ट नहीं हो. हाई कोर्ट के थ्रू ये बेल पास किया जाता है या सेशंस जज जो हाई लेवल के जज होते हैं उनके द्वारा. कुछ कंडीशन होता है कि आप अवेलेबल कराओ अपने को जब भी कोर्ट आपको बुलाए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको बुलाए, आईओ बुलाए. इस बात का ध्यान रखें कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, किसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होंगे सामने वाली पार्टी के साथ. उसके बाद कोर्ट को लगना चाहिए कि हाँ ये कंडीशन है, इनको दिया, अब इंडिया नहीं छोड़ के जाओगे. एंड सच अदर कंडीशन जो कि कोर्ट को लगता है कि यस विच इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट कि यू विल कोऑपरेट विद द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लॉ. तो आपको एंटिसिपेटरी बिल यहाँ पे मिल जाएगी. उसके बाद क्वेश्चन था कि कंप्लेन अगर आप फाइल कर देते हो, ये दोनों जो अक्यूज थे अली और जॉन लोगों ने, इन्होंने कंप्लेन फाइल कर दिया था. वो आपको याद होगा स्कूल्स दैट्स मैरी फर्नांडिस के नाम पे लिबल डिफेमेशन के रूप में. तो वो जो आप केस पढ़ोगे तो आपको दिखेगा दे हैव मेड अ रिटन कंप्लेंट टू द कमिश्नर. सो हेंस इट्स अ केस ऑफ अ लिबल. लिबल दो टाइप के डेफेमेशन होते हैं, आप यहाँ पे टाइप भी डिस्कस कर सकते हो जो नीचे ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछे गए हैं. देखो ये पब्लिकेशन डेफिनेटरी स्टेटमेंट है ना, डेफेमेटरी वर्ड. यहाँ पे आप देखो लिबल के डेफिनेशन दिए हुए हैं. यहाँ से आप लेबल वाला डेफिनेशन पढ़ लो. एक परमानेंट फॉर्म में एक defamatory statement made with some permanent form that is written visible in writing form, so that is label there. And इसमें मैं साथ में क्वेश्चन नंबर ई भी आपको करवा रहा हूँ कि पब्लिकेशन के रिलेटेड. तो यहाँ पे अलग से उसके लिए पब्लिकेशन इज वेरी वाइड टर्म बोल के लिखा भी है और साफ साफ लिखा है कि ऐसे पब्लिकेशन जो आप करते हो डेफेमेटरी मैटर्स के, दे आर ऑब्वियसली इन सम सॉलिड परमानेंट फॉर्म. So person other than the person about whom it is addressed ये भी कवर होता है उसके अंदर. Indirect publication, whosoever print engraves any matter knowingly or having good reason to believe. ये वाला पॉइंट यहाँ आप कवर करेंगे. यहाँ पे बच्चों 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट भी लग सकती है, फाइन भी लग सकती है. हाँ, केवल ओनली प्रिंटिंग विदाउट एनी इंटेंशन, गुड फेथ के साथ, गुड रीजन के साथ आप प्रिंट करते हो विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज समबडीज रेपुटेशन डाउन, दैट इज एक्सेप्शन अलाउड. यहाँ पे वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती. तो यहाँ पे वो चीज आप यूज कर पाओगे.
फिर व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट्स? सिविल कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन आप जानते हैं, अगर पर्सन रिलेटेड हो तो स्पेशली, तो यहाँ पे ऑल पर्सन वॉट एवर द नेशनैलिटी सब्जेक्ट टू द सिविल कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शंस होते हैं दैट कंट्री, यानी इस केस में इंडिया की बात हो रही है, एक्सेप्ट द फॉरेन स्टेट। बट उस केस में अलग कोर्ट्स डेजिग्नेट होते हैं, जैसे हमारे केस में सुप्रीम कोर्ट वगैरह ऐसे मैटर को हैंडल करते हैं। द रूरल और द रिप्रेजेंटेटिव, रूरल या रिप्रेजेंटेटिव के केस में थोड़ा अलग बात होती है, बाकी सबको। और सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस में आप उनके मतलब ये कोई देश के रूलर हैं या कोई फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव है, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेट करती है किसको कौन सा कोर्ट एप्लीकेबल, अदरवाइज वी ऑल आर सब्जेक्ट टू सिविल कोर्ट्स। ठीक है, तो जो बताना था, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर विच डिफेमेशन केस कैन बी फाइल्ड? देखिए, कंपनसेशन फॉर डिफेमेशन नॉर्मली 1 साल के लिए होते हैं बच्चों, ध्यान रहेगा आप लोगों को। नॉर्मली यहाँ पे 1 साल का टेन्योर आपको मिल जाएगा। लिमिटेशन है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन शेड्यूल से आप इस चीज को पिक कर सकते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट लाइकली डेफिनेशन डिफर्मेशन से ही है, टॉट है, तो आई होप आपने अच्छे से लिखा होगा। ठीक है, लेट्स गो नेक्स्ट नाउ। ओके, अब एक केस यहाँ देखो, सेकंड क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा इरिस्पेक्टिव वो आपके ऑप्शनल हो या ना हो। नाउ गोज द नेक्स्ट वन। यहाँ पे बोला गया कि मॉडर्न इंडियन लॉ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द कोर्ट्स and derived various sources, and these sources fell under the head primary and secondary sources। इसमें ये भी बोला कि जुडिशियल प्रेसिडेंस के बारे में पूछा गया सीधा सीधा। तो 2 प्रेसिडेंट के एग्जांपल दिए हैं और आपसे पूछा है कि बताओ कौन से ये प्रेसिडेंस है। तो पहला विशाखा गाइडलाइंस, साफ साफ आपको देखो ये डिक्लेरेट जो विशाखा गाइडलाइंस होता है, देखो यहाँ पे मैंने देखे, इसे डिक्लेरेटरी प्रोसीडिंग। क्यों? इसको एज इट इज सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है, इसको एज इट इज लॉ के रूप में बना दिया गया। और दूसरा जो डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन अनदर हाई कोर्ट, तो इसको बोलते हैं परसुएसिव। मतलब नॉर्मली दोनों हाई कोर्ट बराबर होती है अलग अलग कोर्ट की, अलग अलग स्टेट्स की, हेंस उनके लिए बाइंडिंग तो नहीं होगा, बट दे रिस्पेक्ट ईच अदर, तो दिस इज कंसिडर्ड एज परसुएसिव। तो दोनों का डेफिनेशन सेम एग्जांपल एज इट इज आपके आए हुए हैं। आप जैसे मैंने आपको बोला था कि जो बॉक्स वाले पॉइंट्स होते हैं नॉर्मली, जो इंस्टीट्यूट अपने मॉडल में भी देता है अलग से, क्या कर से बोल्ड करके बॉक्स वाले पॉइंट, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, खासकर जब ये बाकी पेपर्स में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि देखो न्यू न्यू सिलेबस है, तो इंस्टीट्यूट भी चाहेगा कि अपने मटेरियल से थोड़ा रेफरेंस आपको करके जाना चाहिए। बट ये सब चीजें अपने प्रेसिडेंस का सबसे बेसिक टाइप है ये। फिर एक दूसरा केस है उसी का, B2B, रामजी लाल द डोनर ऑफ द 2 गिफ्ट्स। यहाँ पे 2 गिफ्ट होते, एक रिलेट करता है इमेल प्रॉपर्टी का और दूसरा रिलेट करता है भैया मूल प्रॉपर्टी का, और इन्होंने दोनों ही विदाउट रजिस्ट्रेशन के दिया है। देखो ध्यान से, ठीक है, दोनों गिफ्ट जो है उन्होंने दे दी। एक का सेकंड गिफ्ट वेयर मोर प्रॉपर्टी, ही डिड नॉट गॉट दिस गिफ्ट रजिस्टर्ड। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट का ये भी क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं ईमेल प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकती गिफ्ट जब तक वो रजिस्टर ना हो, तो उसकी वैलिडिटी नहीं होगी। लेकिन मूल प्रॉपर्टी अगर आपने डिलीवरी पोजेशन दे दिया तो दैट इज अलाउड। तो यहाँ पे ईमेल प्रॉपर्टी में अगर रजिस्टर नहीं किया तो गिफ्ट वैलिड नहीं होगा। लेकिन आपने अगर मूल प्रॉपर्टी का रजिस्टर कर लिया तो वैलिड है, वो रजिस्टर नहीं भी किया, अगर पोजीशन दे दिया तो वैलिड रहेगा, याद रहेगा। यस, ही कांट टेक मूल प्रॉपर्टी, बट मूल प्रॉपर्टी वो ले सकते हैं। उसके बाद ए सन ऑफ बी सोल्ड हिज प्रॉपर्टी टू बी, प्रिज्यूमिंग कि उसके मरने के बाद उसी को मिलेगा। तो भाई साहब यहाँ पे वैलिड नहीं मानेंगे हम लोग, क्योंकि कोई भी ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑपरेट नहीं करता, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते फॉर आफ्टर हिज लाइफ टाइम ऑन वन और मोर पर्सन, जहां पे वो बंदा लिविंग हो अभी भी, तभी वो करना उचित नहीं होगा। दैट्स नॉट अलाउड लेट्स ही ट्रांसफर इट, राइट, द ट्रांसफर हिमसेल्फ इज लिविंग, सो इस पे ट्रांसफर नहीं वैलिड होगा। ओके, नेक्स्ट इज एक चेक ड्रॉ किया गया 50,000 का, एंड
अपने ओन अकाउंट से पेबल टू फैज, बट ओनली 49,000 उसके अकाउंट में बैलेंस था। हेंस ऑब्वियस बात है कि चेक क्या हो गया, इनसफिशिएंट कारण कारण ऑनर नहीं हो पाया। तो बोला गया यहाँ पे क्या, वेदर द अबव मैटर कैन बी रेफर टू द आर्बिट्रेशन, रेफर टू द मेडिएशन, सॉरी। तो वो जो एडीआर, इसको आजकल कॉन्सेप्ट कहते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जी हाँ, 138 मामला पड़ता है, 138 का ये केस भी यहाँ दिया हुआ है। ये 138 के मामले एनआई के जो चेक बाउंस के मामले होते हैं, अगर पार्टीज रेडी हैं, कोर्ट को लगता है कि एमिकेबल सेटलमेंट कैन बी डन, इट कैन बी रेफर, देयर इज नो प्रॉब्लम। कोई ऐसे इसको लेकर कोई हम बैन नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज हाउ मच यू वांट टू, हाउ मच टाइम यू कैन सेव एंड द रेमेडी कैन बी स्पीड अप। सो मेडिएशन अगर पॉसिबल है और पार्टीज रेडी हैं, इस एमिकेबल सेटलमेंट को आगे प्रोसीड किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, राइट। सो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू कैन सी एवरीबॉडी, 2 tons of oil, to B, A sells 2 tons of oil and sends 1 ton of oil by road and remaining by ship. And B received the delivery of 1 ton of oil by road on August 22. But before that, he received the delivery. He delivery by ship. He becomes insolvent on September this. So still, he being unpaid. He stops the goods in transit. So decide the official receiver will be succeeding or also discuss the aids resale. तो अनपेड सेलर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको डिस्कस कर लेना है, अलाउड होगा, he can do that, that's the rights available under sale of goods act. Okay, then next we go, the concept of the government has notified the order for appropriate state in the month of September 22, and no one shall sell a particular explosive chemical except under a license of the court as specified authority. इस केस में तरुण ने अप्लाई किया लाइसेंस के लिए 22 में, अक्टूबर 22 में उसको लाइसेंस मिल भी गया बाई करने का, लेकिन वो ढूंढ रहा था कि कोई बंदा जो उसको सप्लाई दे सके। बिरजू मिला, उसने बताया कि हाँ उसके पास लाइसेंस है, वो काम कर देगा, लेकिन डेडलाइन आते आते पता चला कि उसके पास लाइसेंस नहीं है। तो तरुण जो है 50,000 का ऑर्डर भी कर चुका है। बिरजू आफ्टर फ्यू डेज वो तरुण को बोलता है कि डोंट वरी, मैं अपने फ्रेंड से अरेंज करके लाइसेंस ले आऊंगा। एंड बिरजू उसको पैसे दे देता है, बट ड्यू डेट पे वो फेल हो जाता है। तो बोलता है कि ठीक है, अब क्या करें। तो यहाँ पे तरुण, बिरजू कन्विंस तरुण दैट ही विल ऑब्टेन द लाइसेंस बाय द टाइम डिलीवरी डेट इज कमिंग। हाउएवर ऐसा हुआ नहीं। तो तरुण कैन तरुण रिकवर द अमाउंट एडवांस फॉर बिरजू? आंसर इन लीगल वे। तो हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मिस रिप्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे एक होता है विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, और इसके कारण ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाते हैं और आप अपना कॉम्पनसेशन रिकवर कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को रिसीव भी कर सकते हो। देन गोज द नेक्स्ट वन। यहाँ पे जॉन हु हैड हिज अकाउंट इन अ प्राइवेट बैंक, he went to a bank to deposit the cash. While he was entering into the bank along with his cash box, the bank was also being carried inside. सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि भाई उसके पास तो बॉक्स है। He ended up firing John, thereby killing him. सेम उसको लगा कि ये बॉक्स चोरी करके बाहर जा रहा है। उसकी वाइफ ने, जॉन की वाइफ ने क्लेम किया कि बैंक जो है, बैंक की वाइकेरियस अकाउंटेबिलिटी है फॉर द सेम, but the bank argued that he has not given the permission to the employees to fire on such matter. अब फायर, तो आपको क्या लगता है, पहले ये वो केस एज इट इज सेम है, इस केस में देख लीजिए। यहाँ बोला गया देखिए वाइकेरियस लाइबिलिटी बनती है बैंक की सिक्योरिटी गार्ड को लेकर के एज
देखो यहाँ पे क्या लिखा, सिक्योरिटी गार्ड इन अ हेस्ट ended up firing on the petitioner's husband, that thereby killing him. The petitioner claimed that the bank was vicariously accountable for the same, but the bank argued that not. Becomes the court because providing the guard with a gun amounted to giving him the permission about the suit. So obviously यहाँ पे बैंक अपनी liability छोड़ नहीं सकती, एक vicariously liable. Okay. Next, go to question number 4 everybody. यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट के बारे में बोला कि लिमिटेशन एक्ट के बारे में अगर हम बोलते हैं एक बंदा जो माइनर है, केस 13 साल है, तो क्या वो केस इंस्टीट्यूट कर पाएगा जब माइनॉरिटी उसकी खत्म हो जाएगी? तो लॉ कहता है देखो, नॉर्मली इस केस में 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है, बट ये 3 साल आपको मिलेगा कब से? जब आपकी उम्र 18 साल की हो जाएगी। तो उस केस में ये विल गेट द फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, इनफैक्ट उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट ही तभी होगा। देन कम एवरीबॉडी, तो यहाँ पे वो डिसेबिलिटी वाली बात की गई है। हम जो एक्सक्यूज पढ़ते थे, लीगल डिसेबिलिटी बोलते थे इसको, कि लिमिटेशन पीरियड की टिक 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 रुक जाती है जब लिमिटेशन पीरियड एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन वहां लीगल डिसेबिलिटी हो जाती है। तो इस केस को इन सब ग्राउंड्स पे, जैसे लुनेटिक हो गया, माइनर हो गया, हम उनको मानते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ लीगल डिसेबिलिटी, हेंस दे आर अलाउड, राइट? राइट एवरीवन, आगे चलते हैं। देखो अब दूसरा देखो, यहाँ पे लिखा है 10 सेक्शन 79 आईटी एक्ट। ये देखो, ये भी हमने जो आपको सप्लीमेंट्री वाला बताया था उसमें सेम वीडियो में एज इट इज लिखा हुआ। तो 2000 के तहत ओरिजिनली कि का आईटी एक्ट अदर लॉस को भी एप्लीकेबल इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा? तो देखिए आईटी एक्ट क्यों नहीं करेगा, खासकर गूगल वाला केस है ये, साफ साफ बोला भी यहाँ पे। तो करेगा क्योंकि देखिए अभी आईटी एक्ट के स्कोप बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि जिस समय एक्ट एक्ट आया था उस समय लिमिटेड यूजर्स थी, बट अभी सोशल मीडिया से लेकर के प्रिवेसी लॉ से लेकर के क्रिमिनल लॉ से लेकर के बैंक्स और मिनिस्ट्री, जो हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं, उस सब जगह इसके एप्लीकेबल। तो डेफिनेटली ये बात ऑब्वियसली हमें मानना पड़ेगा कि लीड्स अपॉन द कंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एक्सेप्ट दोज विच हैव बीन फाइनली प्रोनाउंस। तो डेफिनेटली एज इट इज एप्लीकेबल होगा, अदर लॉज पे भी इसका इम्पैक्ट होगा दोस्तों। फॉर मोर आप मॉड्यूल के पेज नंबर को रेफर भी कर सकते हो, हमारे वीडियो को भी देख सकते हो जिसमें सप्लीमेंट्री वाले में आईटी एक्ट के बारे में बताया था। देन कम द लेटेस्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस, देखिए सत्येंद्र कुमार अंटील वर्सेस सीबीआई, ये सेम बच्चों एज इट इज फिर से आ गया आपका एंटिसिपेटरी बेल के गाइडलाइंस। आप पढ़ोगे ना तो जो मैंने बताया था, अगर आप कोऑपरेट करते हो आईओ के साथ, राइट, चार्जशीट या तो बन गई है या तो जस्ट बननी बाकी है, और आप अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं, राइट, और यू आर रेडी टू कम व्हेन द कोर्ट कम कॉल्स अपॉन यू, देन ऐसे ग्राउंड पे, और सजा आपकी 7 साल से कम उम्र कम वाली कैटेगरी की है, आप स्पेशल एक्ट के तहत कन्विक्टेड नहीं हो, तो ऐसे केस में आप डेफिनेटली एंटिसिपेटरी बिल ले सकते हो। इसके लिए एक तरीके का गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, जिसको आगे जाके लॉ में कन्वर्ट किया जा सकता है। 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से सप्लीमेंट्री से एज इट इज पूछे इंस्टीट्यूट ने इस बार, तो वहां पे आप रेफर कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट इट कम्स 4A, जहाँ एक्सप्लेन द ग्राउंड्स फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड। सीधा क्वेश्चन है, कब कब आर्बिट्रल अवार्ड को आप सेट असाइड कर सकते हो? इनकैपेसिटी था आर्बिट्रेटर का, अग्रीमेंट ही वैलिड नहीं था, जो पार्टी एप्लीकेशन कर दे कि भाई हमें प्रॉपर नोटिस के तहत वी आर अनेबल टू प्रोसीड विद द सेम, ऐसे हिसाब से एप्लीकेशन कोर्ट को लगे कि ठीक है ऐसा किया जा सकता है, तो दैट इज अलाउड। सीधा सीधा क्वेश्चन था ये। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ई स्टैंपिंग। ई स्टैंपिंग जानते हैं आप लोग, ऑनलाइन स्टैम्प किया था, स्टेप्स भी दिए हुए, लॉग इन करके कैसे आप इसको चेक कर सकते हो स्टैंपिंग को, राइट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो आपको आगे दिखेगा
ओके, ये गाइडलाइंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो कैसे वेरिफिकेशन कैसे करते हो। लॉग इन करो, लॉग इन करने के बाद अपना सर्टिफिकेट नंबर डालो, स्टैम्प ड्यूटी डिस्क्रिप्शन चेक करो, इशू डेट देखो, राइट। बहुत सिंपल है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर का डिफरेंस। ये भी सीधा सीधा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, आप इसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आरटीए का, कि किस तरीके से आप, मैनर क्या है आईटीएम इंफॉर्मेशन का। तो 30 डेज, 35 डेज वाला, लाइफ और सेफ्टी वाले मैटर्स, ये सारे मैटर एज इट इज लिख देना था आपको। फिर व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर commencement of the conciliation proceeding under the Arbitration Conciliation Act। यहाँ भी there shall be one conciliator, the more than one है तो आपस में वो लोग अग्रीमेंट करके अपॉइंटमेंट करेंगे। ये भी सीधा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ई, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ सीपीसी, कैन अ केस फॉर स्पेशल जज के द्वारा कोई भी ट्रायल किया गया इस प्रोवाइडर क्रिमिनल कोर्ट बी अमेंडेड और ट्रांसफर टू हाई कोर्ट। तो यस इट कैन बी। देखिए हाई कोर्ट नॉर्मली ऐसे मैटर में इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि हाई कोर्ट को हेल्प करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स को बनाया जाता है। तो नॉर्मली आप नहीं ट्रांसफर करते हो। एंड जुरिडिक्शंस के पावर्स भी, यहाँ पे कोर्ट के पावर के आधार पे जो उसकी जुरिडिक्शन है वो भी बता दीजिए। देखिए टेबल दिया हुआ है, ओरिजिनल, एपेलेट एंड क्रिमिनल। ठीक है, देयर कम्स द नेक्स्ट वन। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6 गाइस। यहाँ पे दो ऑप्शन है। So पहले अभिनव कॉन्ट्रैक्ट with Manoj that he will paint his horse house located in the आजाद नगर, बाद में मना कर देता है। ठीक है, और उसके बाद वो बोलता है कि नहीं, और he got other painting job। तो यहाँ पे एक वर्ड होता है बच्चों, इंजंक्शन लेके आप आ सकते हो, to stop people denying their duties। It's not a case of specific performance because इन स्पेसिफिक होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो इंडिविजुअल है, पर्सनल सर्विस है, तो डिमांड नहीं कर सकते, बट इंजंक्शन लेके बाकी काम से उसको रुकवाया जा सकता है। उसका फीचर्स भी यहाँ पे दिया हो। They come discuss the reason the following given in the case for Indian Evidence Act। तो ये भी सीधा सीधा बच्चों मैट की हैं बॉक्स वाले क्वेश्चन। ए ने हॉर्स वाला केस है ये, देखो यहाँ पे, और दूसरा वाला उसकी कैन उसकी वाइफ बी अ विटनेस। तो कन्फेशन वाली दोनों मैटर है बच्चों। एक एडमिशन माना जाएगा और ये इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ये देखिए, वी कॉल इट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, और इसको एडमिशन कहेंगे अंडर एविडेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेदर हॉर्स, ओके ये वाला तो हो गया। हाँ, प्रोमिसरी नोट वाला केस है भाई राजा सूरज एंड उसके बाद स्टैंप लगा उसके ऊपर अडेसिव वन, एंड कैंसिल कर दिया गया अगेन बाय साइनिंग इट, एंड द स्टैंपिंग हैज बीन टेकन प्लेस subsequent to the execution is in this case the provision Indian Stamp Act। ओके, तो पहली बात तो डियर फ्रेंड्स, तो क्या लिखा है, a promissory note is executed by Raja and Suraj, and the stamp was paid on it and cancelled by Raja again by signing the stamp on the same। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, सेम बॉक्स वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर subsequently execution and hence the provision of the section is not complied with, तो the stamped क्या लिखा जाएगा, the recipient of the stamp subsequent to the execution but before being produced to the court is is not stamped and time and hence not admissible as evidence। क्योंकि एडमिसिबल होने के लिए आपको पहले स्टैम्प यूज करके कैंसिल करना पड़ता है। यहाँ पे प्रोसीजर भी दिया और केस भी दिया, इसे आप देख सकते हो। देन गोज नेक्स्ट वन, अरुण husband entered into the register agreement with his wife
Radha to pay his earnings to her, a valid contract, will the answer be different? If the husband is a registered document after the referring to the provision of the disgorgement between themselves, disagreement with them, promise to pay the wife sum of money, the maintenance and the separation one. इस केस को भी सेम एज इट इज है. यहाँ पे separate residence, it was that the promise was unenforceable as it was not made for the love and affection case. Hence, that is not allowed. So for the natural love and affection matter, promises to give this and a register agreement between the husband and wife to pay the earnings to her, the valid contract in writing, but are registered between the parties standing in the near relationship for love and affection of the matter. So that is allowed, but वो जब रिश्ता कायम हो तभी, separation के बाद नहीं. Then comes the next one, everybody. What principle of statutory interpretations shall be applied for the court when there is a conflict between general provision and special provision? Obvious बात है, हजार बार हम जानते हैं कि जब जनरल स्पेशल दोनों खड़ा हो तो स्पेशल की गाड़ी आगे जाएगी और जनरल को हम लोग नहीं मानेंगे. एडजस्टिव जनरस वाला कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ो आईओएस में तो आपको पता चल जाएगा. जनरल विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द स्पेशल. एडजस्टिव जनरस वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है. Okay, no law can clothe the administrative action of complaint complete finally, even if the law says so. So for the court, always examine the ambit and even the mode of exercise to check the conformity with the fundamental rights. In the light statement, discuss the review of the stage of exercise of administrative discretion. So administrative discretion पे है ये कि yes, authority is not exercising discretion properly, that is abuse of discretion. Authority deemed not to have exercised the discretion, that is all application of mind. ऐसे cases को छोड़ के allowed होता है discretion वाली point. इसको explain भी किया गया as it is, आप refer कर सकते हो administrative law. Then guys, this one, a custom will be valid and will have binding force only in the fulfilling certain essential condition. तो customs के कुछ condition है, जैसे कि उसके बाद है वो क्या लिखा बच्चे यहाँ पे, हाँ, certainty होनी चाहिए, reasonableness होना चाहिए, immortal, that is the antiquity होनी चाहिए, conformity with the laws of the public morality, उसके बाद unanimity in the opinions of the people, उसके बाद ओके peaceable होना चाहिए, consistency होनी चाहिए, features लिखने थे हमने. Then comes civil suits. Sometime court allows the defendants to claim the set off. Set off वाला point है, सीधा सीधा आप जाके ये केस पढ़ सकते हो. ठीक है, लिखा भी है. In India, legal and equitable set-off is recognized under CPC, the legal set-off and recognized as a counterclaim by the defendant. Still, the equitable set-off can be claimed independent to the court. Okay? So, guys, ये सारे आंसर्स हमने रखे. जानबूझ के आंसर्स हमने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से के आसपास रखे हैं कि वहां से आप इजीली इनको रेफर कर सकते हो. सो मैं चाहूंगा कि इसे आप देखें, बट प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन. ओके, दैट गाइड यू कि वेयर यू स्टैंड, हाउ डू यू रिप्लाई विद आंसर्स. सो गुड लक एवरीबॉडी द नेक्स्ट एग्जामिनेशन. सी यू.